स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पर उससे पहले हम हिंदी का परिचय पढ़ लेते हैं। जो हिंदी है वो विश्व की सबसे प्रमुख और 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है। हिंदी केंद्रीय स्तर पर हिंदी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। ये एक संवैधानिक भाषा है, मतलब कानूनी रूप से है। और जो हिंदी है वो भारतीयों द्वारा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। ठीक है। और हिंदी को नियंत्रण करने के लिए एक निदेशालय भी बनाया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या चीज़ हुई, देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ। अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ठीक है। ये जो 3 है, 1 2 3, ठीक है। क्या होते हैं जो स्वर होते हैं? एक तो होते हैं ये उच्चारण के आधार पे 45, और एक होते हैं लेखन के आधार पे 52। ठीक है। क्या होता है, उच्चारण के आधार पे 45 में हम क्या करते हैं, 10 स्वर लेते हैं। मतलब हमने इन तीनों को नहीं लिया है। ठीक है। वो उच्चारण के आधार पे लेते हैं, पर लेखन के आधार पे हम इनको भी लेते हैं, इसलिए हम 13 स्वरों के लेते हैं। ठीक है। तो 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर। अब 35 कैसे हुआ? व्यंजन तो यहाँ पे 33 ही लिखे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें 2 और हम व्यंजन जोड़ते हैं, ड और ढ। क्लियर। नेक्स्ट, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, शब्दों के आदि में, आदि मतलब उसके शुरू में। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्लियर, इजी है। ठीक है। क्या करते हैं, शुरू में जोड़ते, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अधिशासी में आदि है ना, विनाश में भी। ठीक है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का सांस्कृतिक। अब विशेषण क्या होगा? विशेषण किसी वस्तु की सिर्फ अच्छाई नहीं होती है, उसकी आकार, उसके गुण, उसके रंग, है ना, उसके कई चीज़ों को मतलब क्या करता है, जब वो व्यक्त करता है संज्ञा सर्वनाम के, तो उसे विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा, संज्ञा होती है किसी का भी नाम। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम। ठीक है। जैसे कि मोटा लड़का, याद रखना आप लोग, जो लड़का है, यहाँ पे लड़कों की जाति के बारे में बोला गया। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, और व्यक्तिवाचक संज्ञा ही संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है। सुंदर पक्षी, जैसे कि पक्षी क्या है, जातिवाचक है। अब यहाँ पे किसी पक्षी का नाम हो गया, जैसे मैना हो गया, है ना, तोता हो गया, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? अब क्या होता है, मानक हिंदी मतलब मानक भाषा, जैसे कोई क्षेत्र है और वहाँ के लोगों द्वारा कोई भाषा मानी जा रही है तो वो मानक भाषा है। पर जब कुछ साहित्यकारों द्वारा उस भाषा में कुछ रचनाएं की गई, उन रचनाओं को मतलब पुरस्कृत किया गया, है ना, उनका प्रचार प्रसार हुआ, उस भाषा का क्षेत्र बढ़ा, है ना, तो तब क्या होता है, उस भाषा का जो एक क्षेत्र से उठकर उसका स्तर उठने लग गया, है ना, तो उसे हम मानक भाषा कहते हैं, मानक हिंदी उसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मानक हिंदी से तात्पर्य है कि साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28। अब प्रत्यय पीछे मैंने बताया था आपको, उपसर्ग जो कि शब्द के कहाँ लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं। जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, यानी कि अंत में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय।
जो कृत प्रत्यय है, याद रखना, वो हमेशा हमेशा क्रिया के मूल धातु पे जुड़ेगा। अब क्रिया क्या हुई और मूल धातु क्या हुआ? क्रिया का मतलब होता है किसी काम का लगातार होना, जैसे पढ़ना, रोना, चलना, फिरना, कुछ भी। मूल धातु होती है चलने में चल। तो अगर हम ना ना भी लगाएंगे तो पता है क्या हो रहा है, चलना हो रहा है। तो यहाँ पे ये कृत प्रत्यय है। मूल धातु में क्या हो रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है, तो कृत प्रत्यय। ठीक है। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय हमेशा संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेगा, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है। कारक किसे कहते हैं? कारक आपको सिर्फ ये याद रखना है, कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ए है। ठीक है। तो आप याद रखना है कारक कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट है रचना के आधार पे शब्द के भेद। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रचना, क्योंकि शब्द के भेद वो अर्थ के आधार पे भी देता है, व्युत्पत्ति के आधार पे भी देता है ना। तो आपको ये याद रखना, रचना के आधार पे क्या है, 3 है। व्युत्पत्ति के आधार पे 5 होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, संकर, है ना। अर्थ के आधार पे विकारी, अविकारी, ये सब होते हैं। तो रचना के आधार पे 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। रूढ़ मतलब जैसे ये है, अगर हमने क्या किया, मूल शब्द है, ठीक है, इसको अगर हमने सार्थक खंड इसके नहीं होते, जैसे हमने ना अलग ले लिया, क अलग ले लिया, तो इसका कुछ मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। यौगिक, 2 या 2 से अधिक, मतलब जब ऐसे शब्द जुड़ेंगे, ठीक है, तो उसका एक मीनिंग आएगा, तो वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे दिन रात। ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या होता है, इसमें यौगिक शब्द तो होते हैं, मतलब मीनिंग वाले शब्द तो होते हैं, पर क्या होता है, ये अपना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी थर्ड मीनिंग की तरफ जाते हैं। जैसे पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला, तो ये क्या होगा, कमल। ठीक है। अब अनुनासिक, अनुस्वार या अयोगवाह। अयोगवाह मतलब होता है आ मतलब नहीं, जिनका अपना कोई, जिनका किसी से योग नहीं होता है, पर ये वाह एक अर्थ लेके चलते हैं, तो इनका आपको साइन याद रखने। जैसे अनुनासिक का ये होता है, ये स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। अयोगवाह का ये होता है, ठीक है, विसर्ग वाला ना, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है। ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, लेकिन ये व्यंजन भी नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अब लिपि क्या होती है, लिपि होती है जैसे कोई भाषा है, उसको कैसे लिखा जा रहा है, किस ओर से लिखा जा रहा है ना, उस भाषा को लिखने की प्रकृति कैसी, लिखावट कैसी है, उसे हम लिपि बोलते हैं। बेसिकली उसकी लिखावट कैसी, तो उसे हम लिपि बोलते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। लिपि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग होता है। ठीक है। लिपि भाव एवं विचारों की लिखित अभिव्यक्ति होती है। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि क्या होती है, दृश्य होती है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हम ये उच्चारण के आधार पर 45 है ना, लेखन के आधार पर 52 मानते हैं, तो हम लास्ट में इसमें क्या जोड़ देते हैं, संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब ये 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। जैसे अक्ष, त्र, ज, है ना, श्र, ये। ठीक है। तो अक्षा में, तो इसकी व्याख्या है, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, और ये 4 होते हैं। कभी कभी आता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। अक्ष यानी क, श से बनता है, ये आपको याद करना है। त्र, त, र से बनता है। ज, य से बनता है। और श्र, श, र से बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।